नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। इन दिनों भारत में शांति के नाम पर अशांति मची हुई है। शांति दरअसल संसद से पास हुए उस बिल का नाम है जिसके जरिए निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत दी गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। खास तौर पर दुर्घटना की स्थिति में सप्लायर को जिम्मेदारी से बरी करने का मुद्दा गंभीर है। साथ ही ये भी आरोप लग रहा है कि नया कानून अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है। इस वीडियो में जानेंगे कि सच्चाई आखिर क्या है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये तस्वीर लोकसभा की है। 17 दिसंबर को लोकसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बीच शांति विधेयक पास हो गया। फिर 18 दिसंबर को राज्यसभा में भी यही हाल रहा, यानी वहाँ भी पास हो गया। और हद तो यह है कि बिना बहस के ये महत्वपूर्ण जो बिल है वो न सिर्फ पास हुआ, बल्कि राष्ट्रपति ने भी 2 दिन के अंदर 20 दिसंबर को इस पर मुहर लगा दी। यानी 5 दिन के अंदर एक नया कानून अस्तित्व में आ गया जिसका नाम है शांति। शांति क्या है, आइए देखते हैं। शांति मतलब सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025, हिंदी में नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन एवं उन्नयन विधेयक 2025। ऐसा लगता है कि इसको शांति नाम देने के लिए भाषा के साथ काफ़ी मशक्क़त की गई है और आजकल एब्रीविएशन का बड़ा बोलबाला है। किस तरह से हिंदी इंग्लिश की खिचड़ी करके पिछले दिनों मनरेगा कानून को जी राम जी किया गया है, ये भी हमने देखा है। तो ये कानून जो अब बन गया है वो किसकी जगह लेगा? ये जगह लेगा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010, जिसका अमेरिकी परमाणु आपूर्तिकर्ता लंबे समय से वहाँ की सरकार के समर्थन से विरोध करते रहे हैं। यानी इस कानून का विरोध करते रहे हैं जो अमेरिकी सप्लायर्स हैं। क्यों करते रहे हैं? क्योंकि उन पर ये जिम्मेदारी थी इस कानून के तहत कि कोई दुर्घटना होगी तो फिर उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। जो पुराना कानून है वो सिर्फ सरकारी जो कंपनी NPCIL है या जो पूरा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यही एक तरह से प्लांट बनाने और चलाने का अधिकार रखता था। अब ये नया कानून है जिसमें ये NPCIL हट जाएगा। जो शांति है उसके तहत भारतीय निजी कंपनियां, ध्यान दीजिए, निजी कंपनियां ज्वाइंट वेंचर में न्यूक्लियर प्लांट बना और चला सकती हैं और 49% तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी इसमें आ सकता है, यानी FDI। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया जाए। अभी सिर्फ 8 से 9 गीगावाट उत्पादन ही परमाणु ऊर्जा का होता है। भारत में कुल बिजली उत्पादन जितना है उसमें परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। यानी अगर 100 मान लिया जाए कुल उत्पादन तो 3% उसका, यानी 3 यूनिट ही बिजली वो मिलती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। जाहिर है सरकार इसे एक बड़ा कदम मान रही है, लेकिन विपक्ष ने खतरे की घंटी बजा दी है। विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। सबसे बड़ी आपत्ति है आपूर्तिकर्ताओं को, यानी जो सप्लायर्स हैं उनको जो मुआवजा देने से छूट दी गई है उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। शांति विधेयक पहले की वो कानूनी बाध्यता को खत्म करता है जिसके तहत दुर्घटना होने पर आपूर्तिकर्ता को जिम्मेदार मानते हुए मुआवजा वसूलने की बात कही गई थी। और आपूर्तिकर्ता किस तरह जिम्मेदार है? कई बार डिज़ाइन ख़राब होता है, पुर्जे घटिया होते हैं या लापरवाही की वजह से जिम्मेदारी होती है। तो अब जो ये कॉरपोरेट सप्लायर्स हैं वो इससे बरी होंगे, यानी उन पर नहीं होगा दुर्घटना की जिम्मेदारी के मुआवजा देने की जिम्मेदारी। और जो पूरा नुकसान है जो दुर्घटना से होगा उसे उसकी भरपाई भारतीय टैक्स पेयर करेंगे। यानी अब ये जिम्मेदारी सीधे सीधे
भारतीयों पर ही होगी। अगर यहाँ दुर्घटना हुई, यहाँ लोग मरे, तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। ये कानून ऐसे समय आया है जब अमेरिका के साथ जो व्यापार संधि है उसको लेकर भारत के साथ बातचीत चल रही है। विपक्ष का आरोप है इस कानून के जरिए अमेरिकी दबाव को स्वीकार किया गया है। यह कानून अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर के रिएक्टर बेचने में मदद करेगा और खराब उपकरणों से होने वाली जो दिक्कतें हैं उससे उनको बरी कर देगा। इस बीच एक खबर और आई है कि अडानी की कंपनी 1.6 गीगावाट का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत कर रही है। ये प्रोजेक्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्शन SMRS पर आधारित होगा। 8 यूनिट लगेगी, हर एक 200 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा। ये PPP मॉडल पर होगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, और जहां NPCIL ऑपरेशन संभालेगी और अडानी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला संभालेगा। अडानी ग्रुप का कहना है कि इससे उनकी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो मजबूत होगी, यानी जो नवीकृत ऊर्जा है उस क्षेत्र में उनकी कंपनी आगे बढ़ेगी। ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि विधेयक दरअसल अडानी के लिए ही लाया गया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन जयराम रमेश ने क्या कहा एक्स पर, वो हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि शांति वॉज बुलडोज्ड थ्रो इन पार्लियामेंट नॉट ओनली फॉर ट्रम्प द रिएक्टर यूज मैनेजमेंट प्रोग्राम बट ऑल्सो फॉर अडानी एक्सेलरेटेड डैमेजिंग अधिनियम फॉर न्यूक्लियर इंडिया। यानी इन्होंने अडानी का फुल फॉर्म ही बना दिया कि एक्सेलरेटेड डैमेजिंग अधिनियम फॉर न्यूक्लियर इंडिया। इनका कहना है कि सीधे सीधे ये अडानी के लिए ही किया जा रहा है। वैसे अडानी के अलावा अन्य कंपनियां टाटा, रिलायंस आदि भी परमाणु क्षेत्र में दिलचस्पी दिखा रही हैं, लेकिन अडानी जाहिर है सबसे आगे हैं, जैसे कि आमतौर पर वो होते हैं। बहरहाल विरोध में जो कुछ बिंदु स्पष्ट होकर सामने आए हैं वो है, पहले तो सेफ्टी का ही खतरा। निजी कंपनियां प्रॉफिट के चक्कर में जो कुछ दिक्कतें कर सकती हैं पैसा बचाने के लिए, तो फिर चेरनोबिल और या फुकुशिमा जैसी दुर्घटना हो सकती है। ये कौन सी दुर्घटना है इसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देंगे। जो लायबिलिटी है यानी जिम्मेदारी है वो कमज़ोर, सप्लायर अब जिम्मेदार नहीं, दुर्घटना में पीड़ितों को कम मुआवजा मिलेगा। और क्रोनी कैपिटलिज्म, जो विपक्ष का कहना है कि अडानी के लिए जैसे काम हो रहा है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा जो शांति है वो दरअसल पुराने कानून को बुलडोज इसीलिए किया गया है कि पूरा फ़ायदा कुछ चुनिंदा कंपनियों को हो, जिसमें अव्वल है अडानी। और इससे भी बड़ी बात पारदर्शिता की कमी है। बिना ज़्यादा डिबेट किए इसे पास किया गया है, जबकि एक बेहद महत्वपूर्ण मसला है। सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों को, यानी जिसको वो प्रतिबंधित क्षेत्र बता दे, उसे RTI से बाहर रखा जाएगा। यही वजह है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की ट्रेड यूनियंस और इंजीनियर्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे इससे बीजेपी के दोहरे चरित्र का भी पता चलता है। 20 साल पहले जब मनमोहन सरकार ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने का एक तरह से की ओर कदम बढ़ाया था, तो बीजेपी ने विरोध के सारे घोड़े खोल दिए थे। आपको शायद ये किस्सा याद हो अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है। उस समय ऊर्जा ज़रूरतों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की पहल की थी, जो 2008 में जाकर हो सका था। मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिका के साथ डील की कि भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल मिलेगा, भले ही भारत ने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। तब बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली जैसे नेता हुआ करते थे बीजेपी में। इन्होंने कहा था ये भारत की संप्रभुता पर हमला है, अमेरिका भारत को गुलाम बनाना चाहता है। एक हाइड एक्ट की बात हुई थी, जो अमेरिकी कानून है, उससे भारत के न्यूक्लियर ऑप्शंस सीमित होंगे। भारत टेस्ट नहीं कर सकेगा जो न्यूक्लियर टेस्ट है, और मिलिट्री प्रोग्राम प्रभावित होंगे। सरकार ने कई क्लॉज इसके छिपाए हैं, ये सब आरोप लगाए थे। उस समय इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, जिसमें वामपंथी दलों का बीजेपी ने साथ दिया था। लेकिन 2025 में वही बीजेपी शांति
विधेयक लाकर विदेशी कंपनियों को, निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एंट्री दे रही है। तो क्या माना जाए कि सरकार में रहने पर उसे अकल आ गई, या फिर मनमोहन सिंह सरकार के समय हुए समझौते का विरोध सिर्फ विरोध के लिए था? जो भी हो, इस मामले में दोहरा रवैया किसी भी पार्टी की साख को कमजोर करता है। इस सबसे अलग दुर्घटनाओं का एक मानवीय पहलू भी है। प्राइवेट सप्लायर्स को इसकी जिम्मेदारी से बरी करना बड़े सवाल खड़ा करता है। दो नाम इस सिलसिले में बार बार आए हैं, जिन्हें एक बार दोहरा लेना बेहद जरूरी है: चेरनोबिल और फुकुशिमा। पहले बात चेरनोबिल की करते हैं। चेरनोबिल में क्या हुआ? ये दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में, तब सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ हुआ। प्लांट में सेफ्टी टेस्ट के दौरान ऑपरेटरों की गलती और डिज़ाइन की खामियों की वजह से रिएक्टर नंबर 4 में विस्फोट हो गया और रिएक्टर का ग्रेफाइट मॉडरेटर, उसमें आग लग गई और रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो रेडिएशन है, वो हवा में फैल गया। इसमें तत्काल 31 लोगों की जान गई थी। मुख्य रूप से वो फायर फाइटर्स थे और प्लांट के स्टाफ थे। इसके अलावा कैंसर और अन्य बीमारियां जो बाद में फैलती हैं, WHO के अनुसार 2023 तक लगभग 4000 से 9000 लोगों की मौत कैंसर की वजह से हुई। बच्चों में थायराइड कैंसर सबसे ज़्यादा फैला और जो पूरा क्षेत्र है वहाँ का, वो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है जो प्रभावित है रेडिएशन से। उस समय 1,15,000 लोग तुरंत निकाले गए और लाखों लोगों को लंबे समय तक इससे प्रभावित रहना पड़ा। यूरोप के बड़े हिस्से में रेडियो एक्टिव फॉलआउट फैला। और आज की जो स्थिति है, प्लांट के आसपास 30 किलोमीटर एक एक्सक्लूजन जोन है, जहां अभी भी मनुष्य का रहना सुरक्षित नहीं है। 2022 में जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उसके दौरान भी ये क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तो एक तो ये हुआ चेरनोबिल, और अब बात करते हैं फुकुशिमा की। फुकुशिमा, आप जानते हैं, ये दाइची परमाणु दुर्घटना हुई थी 11 मार्च 2011 को। ये जापान 9 पॉइंट तीव्रता का भूकंप आया था। उसके बाद 15 मीटर ऊंची सुनामी ने प्लांट की कूलिंग सिस्टम को नष्ट कर दिया। 3 रिएक्टरों में मेल्टडाउन हुआ और रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा और समंदर में फैल गए। तत्काल मौत रेडिएशन से नहीं हुई, लेकिन सुनामी से 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और उसका असर लंबे समय तक अभी तक है। कैंसर बढ़ा है काफ़ी, रेडिएशन से होने वाले कैंसर की संख्या अब कुछ धीरे धीरे अब घट रही है और इसका जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र है लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर है। उस समय 1,60,000 लोग इस इलाके से निकाले गए, जिनमें अभी तक वापसी नहीं हो पाई। और सबसे गंभीर बात कि समुद्र में रेडियो एक्टिव पानी डाला गया, जिससे समुद्री जीवन प्रभावित हुआ। 2025 तक भी इस प्लांट की सफाई हो रही है। प्लांट के आसपास का कुछ हिस्सा अब कहते हैं कि रहने लायक बन रहा है, लेकिन पूरी सफाई में अभी दशकों लगेंगे। इसलिए परमाणु ऊर्जा की चमक में एक खतरा छिपा हुआ है। इस दिशा में बहुत सोच समझकर ही कदम बढ़ाने चाहिए। संसद में इस मुद्दे पर बहस न होना कई सवाल खड़े करता है। निजी कंपनियों को मुआवजे की जिम्मेदारी से छूट देना बताता है कि सवाल निराधार नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।